नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीकली एनालिसिस वाले वीडियो में। अभी आज के वीडियो में हम लोग मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीक मार्केट में थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि करेक्शन तो नहीं बोल सकते, बट लास्ट वीक थोड़ा मार्केट नीचे आया है। बट अगर हम लोग कंसीडर करें पूरे लास्ट उसके पहले 3 हफ्ते की, तो मार्केट में एक अच्छी बहुत रैली थी। तो आज हम लोग मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये जो रैली आई थी वो मतलब एक टेम्पररी रैली थी या मार्केट रिवर्सल कर गया है। उसके बाद हम लोग सेक्टर्स की बात करेंगे। कुछ सेक्टर्स अभी भी मार्केट में ऐसे हैं जो बहुत अच्छे लग रहे हैं और बहुत स्ट्रांग है। और आज जो हम लोग मतलब मैं आपको एंड में जो स्टॉक शेयर करने वाला हूं ना, वो एक स्टॉक है, दोनों ब्रेकआउट वाले स्टॉक है। एक जो है आप बोल सकते हो कि डिफेंस सेक्टर से है, और एक जो स्टॉक है वो एफएमसीजी सेक्टर से है, और एक तरीके से एफएमसीजी का आप इसको लीडर बोल सकते हो। ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग मार्केट की बात कर लेते हैं। अब देखो, लास्ट वीक हम लोग ने देखा कि पहले 2 दिन मार्केट तो ऑलमोस्ट ठीक ही था, और उसके पहले 3 हफ्ते मार्केट कंटिन्यूसली एक नॉन स्टॉप रैली कर रहा था। अगर आप ऐसे देखो कि 22,180 से नॉन स्टॉप 24,600 तक मार्केट गया था, 11% ऊपर आया था। ऑलमोस्ट 2,400 पॉइंट निफ्टी ने एक रैली की थी। एंड उसके बाद अभी लास्ट 3 दिन में हम लोग ने देखा है कि मार्केट में एक थोड़ा बहुत करेक्शन आया है। तो अभी हम लोग चार्ट में जाके देखते हैं कि क्या ये करेक्शन ज्यादा सीरियस है या सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग वाला पार्ट है। तो देखो, आप लोग अभी निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हो, और आप यहाँ पे देखो जो मार्च महीना था वो बहुत ज्यादा खराब था। ऑलमोस्ट 11.5% मार्केट नीचे आया था, बट अभी ऑलमोस्ट 7% हम लोग ऊपर आए हैं। वैसे ऊपर तो हम लोग ऑलमोस्ट 10% गए थे। अभी अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम देखें तो आप लोग एक चीज नोटिस करो, जो पहले रेजिस्टेंस था ना, जो पहले सपोर्ट था, वो अभी हमारे लिए एक तरीके से रेजिस्टेंस की तरीके से काम कर रहा है। तो अभी हमारे लिए 24,337, 24,400 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। ये एक रेजिस्टेंस मार्केट ब्रेक करेगा तो आगे हम लोगों को देखने मिलेगा अपसाइड और मार्केट का। वैसे अगर आप डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखोगे तो आप यहाँ पे देखो, मार्केट कंटिन्यूसली 22,180 से 26,600 तक गया था। अगर हम इसकी नॉर्मल रिट्रेसमेंट भी लगाते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे ये दिखने मिलेगा कि 23,670 के आसपास 38.20% रिट्रेसमेंट है। 50% रिट्रेसमेंट जो है वो है 23,400 के आसपास। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं 50% रिट्रेसमेंट और ये जो 61.80% रिट्रेसमेंट है ना, विच इज 23,100, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट तरीके से काम करेगा। वो क्यों मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, बिकॉज ये जोन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक गैप भी है। करेक्ट, इनफैक्ट ये गैप तो यही वाला गैप है, बट ये जो जोन है ना वो अभी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसे लग रहा है कि मार्केट में एक्चुअली बहुत ही अच्छा खासा रिवर्सल हो गया है, और मार्केट में जो वॉर है वो मार्केट में एटलीस्ट आप बोल सकते हो कि वॉर खत्म हो गई है। बाकी जो वॉर चल रही है वो अभी भी कंटिन्यूसली चल रही है। कभी हम लोगों को न्यूज़ आती है कि कुछ बातें चल रही है सीज फायर की, कभी हम लोगों को न्यूज़ आती है कि नहीं नहीं कोई बातें नहीं चल रही न्यूज़ सीज फायर की। तो ये चीज़ें अभी भी मार्केट के बाहर तो चल रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ने अपने हिसाब से वॉर को एंड कर दिया है, और मार्केट अभी एक अच्छे अपसाइड के मूवमेंट में है। अभी हमारे लिए मैंने आपको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बता दिए निफ्टी में। एक बार हम लोग अगर बैंक निफ्टी देखते हैं तो बैंक निफ्टी में भी देखो वही बात है कि बैंक निफ्टी ने एक अच्छी रैली ली, और बैंक निफ्टी का भी जो रेजिस्टेंस है वो 57,600 है। और बैंक निफ्टी में भी अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो 54,400 से लेके 53,900 एक सपोर्ट है। अगर आप यहाँ पे भी बैंक निफ्टी का रिट्रेसमेंट लगाते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो 54,500 और 53,999, मतलब आई थिंक समवेयर अराउंड 53,900 के आसपास बैंक निफ्टी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो ये हमारा मार्केट का एनालिसिस है। मुझे अभी भी यही लग रहा है कि मार्केट में वॉर खत्म हो गई है। जो भी वॉर अभी चल रही है वो मार्केट के बाहर ही चल रही है, मार्केट ने उसको ऑलरेडी डिस्काउंट कर दिया है। अभी अगर हम लोग FIS की डेटा की बात करें ना, तो आप यहाँ पे देखो, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो बेसिकली फ्राइडे का ही डे है, बिकॉज सैटरडे मैं जा रहा हूँ हैदराबाद में, और हैदराबाद में हमारा एक एक दिन का वर्कशॉप है।
तो उसके लिए मैं सैटरडे जा रहा हूँ और सैटरडे को ही वो वर्कशॉप है। अगर आप लोग हैदराबाद से हो तो अभी तो वीडियो देख रहे हो तो ये ऑलरेडी डिले हो गया है, अभी आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते क्योंकि आप ये वीडियो संडे देख रहे हो, तो मोस्टली ये हैदराबाद का जो इवेंट है वो सैटरडे को हो गया था। अगर आप बैंगलोर से हो या अगर आप सूरत से हो तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। बैंगलोर में मैं आ रहा हूँ 16 मई को और सूरत में मैं आ रहा हूँ 30 मई को, तो आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यहाँ पे मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताऊंगा, प्रशांत जी है जो डिफाइन एज के फाउंडर है वो भी अपनी ETF की स्ट्रैटेजी बताएंगे। उसके बाद राजू जी है जो डिफाइन एज के प्रोडक्ट मैनेजर है, मतलब जो प्रोडक्ट बनाते हैं डिफाइन एज में, वो भी अपनी स्ट्रैटेजी बताएंगे। अभिजीत पाठक है, बहुत सारे लोग हैं, मतलब आप देख सकते हो, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सारे लोग आप लोगों के साथ एक एक स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे। आपका जो क्वेश्चन आंसर होगा वो हम लोग वहां पे लेंगे और हम आपको बताएंगे कि आप अपनी स्ट्रैटेजी को ऑटोमेटेड कैसे कर सकते हो। तो अगर आप बैंगलोर से हो तो 16 मई के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और अगर आप सूरत से हो तो 30 मई के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। दोनों की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब देखो, मैं आपको ये बता रहा कि मैं ये वीडियो 24 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ फ्राइडे को, पर अभी तक उसका डेटा आया नहीं है, फ्राइडे का FIS का डेटा। बट अगर आप देखोगे ओवरऑल पूरे वीक में, अगर फ्राइडे का डेटा जो भी आया होगा आप मुझे कमेंट में बता देना, बट अभी तक ओवरऑल वीक में FIS की सेलिंग हम लोगों को देखने मिली है और उसके पहले वाले वीक में हमने देखा था कि FIS की थोड़ी बहुत बाइंग भी थी। अब देखो, FIS की जो अगर बाइंग आती है ना तो हमारे मार्केट को एक तरीके से सपोर्ट मिलता है और मैं आपको ये भी बोलूंगा कि अगर एटलीस्ट उनकी सेलिंग बंद हो जाए तो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो भाई FIS ने तो अच्छी खासी सेलिंग फिलहाल की है। अभी अगर हम लोग सेक्टर्स की बात करें तो आप देखो यहाँ पे लास्ट वीक में जो सबसे परफॉर्मिंग सेक्टर है वो निफ्टी एनर्जी था, फिर FMCG था, मीडिया और MNC था। लास्ट वीक में जो सबसे खराब सेक्टर है वो है IT सेक्टर, मिड एंड स्मॉल कैप IT टेलीकॉम। अब IT सेक्टर इसके लिए ज़्यादा खराब हुआ क्योंकि लास्ट वीक में 2-3 जो बड़े रिजल्ट थे IT के वो खराब आए और जैसे मेरे ख्याल से HCL टेक ऑलमोस्ट एक ही दिन में 10% से भी ज़्यादा नीचे गिरा था और जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस दिन मेरे ख्याल से इन्फोसिस भी ऑलमोस्ट 6-7% नीचे गिरा था। तो IT सेक्टर के जो बड़े लीडर है उनका ही रिजल्ट खराब आ रहा है और उसके वजह से ये सेक्टर भी बहुत ज़्यादा गिरते ही जा रहा है। तो ये बात है। एंड वैसे अगर आपको याद होगा तो मैंने आप लोगों के साथ कुछ दिन पहले एक वीडियो शेयर किया था, वहाँ पे मैंने आप लोगों को OFSS के बारे में बताया था कि वो बहुत साल के बाद नहीं बट बहुत बड़ा अपना जो ब्रेकआउट किया था उसने वो रीटेस्ट करने आ रहा है। और अगर आप OFSS को देखोगे तो ये मंथ में OFSS ऑलमोस्ट 30% से भी ज़्यादा ऊपर आ चुका है और रिसेंटली उसका जो रिजल्ट आया था वो भी अच्छा आया है। तो ये जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स वाले स्टॉक होते हैं ना, वो वापस जब रीटेस्ट करते हैं ना तो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो लेवल्स। अगर आप लोगों को मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स के बारे में ज़्यादा सीखना है तो मैंने उसके ऊपर एक डेडिकेटेड कोर्स बनाया है, उसकी लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख लेना। उसके अंदर हमने सारी चीज़ें बात की है कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स वाले स्टॉक को कैसे स्कैन करना चाहिए, कैसे उसमें एंट्री एग्जिट करनी चाहिए और बहुत सारी चीज़ें शेयर की है। तो अब देखो, FIS की तो पूरी सेलिंग थी लास्ट वीक में। अगर हम लोग डॉलर इंडेक्स को देखें तो 98 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इंडिया विक्स भी थोड़ा बढ़ के अभी 19.71 के पास आ गया है। जो ब्रेंट क्रूड है वो भी $98 के आसपास आ गया है। थोड़े वीक्स पहले ये 82 पे आ गया था जब सीज फायर की हम लोगों को बात पता चली थी। USD INR जो हमारा रुपया है वो वापस से वीक हो गया है और 94.22 के पास आ गया है। लास्ट वीक ये ऑलमोस्ट 92.57 के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो देखो, ये सारे मार्केट के मैंने आपको पूरा एनालिसिस बता दिया कि अदर फैक्टर क्या है और मार्केट का क्या लग रहा है, ये सारी चीज़ें बता दी। अब आते हैं हम हमारे आज के स्टॉक के ऊपर। आज आप लोगों के साथ जो भी स्टॉक शेयर करने वाला हूँ उससे पहले मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे जो भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, मैं आप लोगों के साथ सिर्फ प्राइस एक्शन का लॉन्ग टर्म में कितना इंपॉर्टेंस है वो सिखाने की कोशिश करता हूँ। कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, तो वो चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखना। आप मेरे हर वीडियो से कुछ नई चीज़ सीख सको, वही मेरा इंटेंशन हमेशा होता है। और आज का जो हमारा पहला स्टॉक है ना उसका नाम है डेटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड। अब आप देखो, ये जो आप चार्ट देख रहे हो ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है और अगर आप यहाँ पे देखोगे ये स्टॉक की जो लिस्टिंग है
वो दिसंबर 2021 में हुई थी। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, कंटिन्यूसली ये स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा था। जुलाई 2024 में इसने एक टॉप बनाया था जो था 3655 के आसपास। उसके बाद ये स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे आया। यहाँ पे अगर आपको याद होगा ना, तो ये मार्च और अप्रैल का जो महीना था 2025 में, तभी ट्रम्प की टैरिफ की बात हुई थी और वहाँ से मार्केट ने बॉटम बना के एक अच्छा अपसाइड लिया। उसके बाद वापस ये नीचे आया। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, ये स्टॉक मुझे ज़्यादा इसके लिए अच्छा लगा, उसके कुछ 2-3 रीज़न हैं। पहला रीज़न तो ये है कि ये स्टॉक में एक परफेक्ट कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट किया है। दूसरा रीज़न ये है कि इसने ब्रेकआउट किया तो वो टाइम पे इसका जो प्राइस कैंडल है, मतलब इसका जो प्राइस है, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट किया। तीसरा और इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि ब्रेकआउट के टाइम पे ये स्टॉक में वॉल्यूम भी बहुत अच्छा हुआ है। अगर आप यहाँ पे मतलब ट्रेडिंग व्यू में एक वॉल्यूम कैंडल करके ऑप्शन होता है, आप इसको ऑन करोगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि कितने स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट किया है। बेसिकली इसमें क्या होता है, अगर इसके वॉल्यूम बार अच्छे रहते हैं ना, तो इसके कैंडल थोड़े थिक हो जाते हैं। यही कैंडल स्टिक में और वॉल्यूम, अगर आप देखोगे यहाँ पे कैंडल और वॉल्यूम कैंडल्स में यही फर्क होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो ये क्या विजिबली हम लोगों को कैंडल्स में ही देखने मिल जाता है कि कितना स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम हुआ है। ज़्यादा थिक कैंडल मतलब ज़्यादा वॉल्यूम। तो अभी देखो इसका जो रिजल्ट है ये स्टॉक का, अभी वापस से कुछ दिनों में आने वाला है, 25 मई को, मतलब ऑलमोस्ट 1 महीने बाद आने वाला है। बट आप यहाँ पे देखो, इसने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट किया है और इसका जो रेजिस्टेंस था वो था 3655 से लेके 3525। अब ये रेजिस्टेंस के ऊपर इसने ब्रेकआउट किया है। अभी फिलहाल ये वीक में ऑलमोस्ट ये 16-17% ऊपर आ गया है। थोड़ा बहुत यहाँ पे ये पुल बैक कर सकता है, वापस एक रैली दे सकता है। अगर हम इसकी अपसाइड पॉसिबिलिटी लेवल्स को कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो हम लोगों को सिंपल हमारा रेंज कैलकुलेशन का जो मेथड है उसको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि इसकी अपसाइड पॉसिबिलिटी जो है वो 5950 तक आ रही है। अब ये जो स्टॉक है ये एरोस्पेस से और डिफेंस के एक तरीके से सेक्टर से रिलेट करता है, तो आप इसके ऊपर ध्यान रख सकते हो। आज का जो हमारा दूसरा स्टॉक है वो है नेस्ले इंडिया लिमिटेड। और पहले मैं आप लोगों को इसका वीकली टाइम फ्रेम का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट दिखाता हूँ। देखो ये एफएमसीजी का एक तरीके से आप बोल सकते हो कि हमारे इंडिया में एक तरीके से ये लीडर है, बिकॉज इसका मार्केट कैप बहुत ही अच्छा है। और आप यहाँ पे देखो ये स्टॉक है ना, अगर आप इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखोगे तो कंटिन्यूसली ये अप ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहा है। अब जनरली जो ब्लू चिप स्टॉक होते हैं ना, जैसे ये लार्ज कैप ब्लू चिप स्टॉक होते हैं, उसमें क्या होता है, स्टॉक पहले एक रैली करता है, फिर वापस से वो बहुत टाइम के लिए कंसोलिडेट करता है, फिर वापस से रैली करता है और वापस से कंसोलिडेट करता है, वापस से रैली करता है। ये जो इनका जो साइकिल है ना वो कंटिन्यूसली चलते रहता है। उसका रीज़न ये है कि एक रैली के बाद वो थोड़े बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं फंडामेंटल बेसिस पे, और थोड़े बहुत उनके रिजल्ट भी अगर अच्छे नहीं आते हैं ना, तो थोड़ा प्राइस करेक्ट होता है और ये टाइम भी करेक्शन करते हैं। और इन दैट टाइम ये जनरली थोड़े बहुत इनके रिजल्ट भी इंप्रूव हो जाते हैं और ये वैल्यूएशन के हिसाब से भी थोड़े बहुत डिसेंट हो जाते हैं। तो वापस से उनका एक नेक्स्ट लेग ऑफ रैली शुरू होता है और यही साइकिल कंटिन्यूसली रिपीट होता है जो ब्लू चिप स्टॉक होते हैं उसके अंदर। और आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही चल रहा है। अभी ये ऑलमोस्ट जनवरी 2024 से ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था, और अगर आप ड्यूरिंग दिस पीरियड अगर आप इसका रिजल्ट देखोगे ना, तो आप यहाँ पे देखना कि सिंगल डिजिट में सेल्स ग्रोथ आ रहे थे और बहुत खराब रिजल्ट आ रहे थे। बट सडनली अगर मैं आपको बताऊं तो इसका जो रिजल्ट है, मैं आपको ये भी बताता हूँ कि इसका कौन से डेट पे रिजल्ट आया था। उसका रिजल्ट आया था 21 अप्रैल को। मैं ये 24 अप्रैल को वीडियो बना रहा हूँ और रिजल्ट के दिन ये स्टॉक ऑलमोस्ट 7% ऊपर गया था। अब उसका रीज़न क्या था, बिकॉज इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया था। अगर आप में से किसी ने देखा होगा तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो देखो यहाँ पे अगेन ये स्टॉक ने वापस अच्छा रिजल्ट दिया, तो इसने अपने जो रिसेंट जो इसने जनवरी 2024 में हाई बनाया था उसको ब्रेक किया है। अब यहाँ पे भी आप देखो, एक तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है, दूसरा प्राइस भी अच्छा है और वॉल्यूम भी अच्छा है। और अगर आप इसमें वॉल्यूम कैंडल्स लगा के देखोगे तो आप लोगों को क्लियरली यहाँ पे दिखेगा कि इसका प्राइस ब्रेकआउट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो टाइम पे इसमें वॉल्यूम भी बहुत अच्छा हुआ है। अगेन अगर आप इसकी अपसाइड पॉसिबिलिटी निकालना चाहते हो तो इसका रेंज कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा।
रेंज कैलकुलेशन करने के बाद हम लोगों को इसको ब्रेकआउट के ऊपर लगा देना है। तो आप लोगों को दिखेगा कि इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो बन रहा है वो 1700 के आसपास बन रहा है। इवन आप नेक्स्ट रेजिस्टेंस ढूंढने के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट का भी यूज कर सकते हो। तो आप यहाँ पे लगा सकते हो, तो देखो 1600 और 1700 यहाँ पे भी आ रहा है। और हाँ, अगर ये स्टॉक ने वापस से जो एकदम स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम वाला कैंडल है, जो ये वीकली कैंडल है, इसका लो ब्रेक कर दिया तो ये स्टॉक वापस से खराब हो जाएगा। ये चीज आप जरूर ध्यान में रखना। देखो मार्केट में है ना, कुछ भी गारंटी नहीं होता है, बट प्राइस एक्शन के बेसिस पे हम लोगों को हमारा एनालिसिस करना पड़ता है, ऑब्जर्वेशन करने पड़ते हैं। हम लोगों को ये देखना पड़ता है कि जो स्टॉक बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं ना, उसके प्राइस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी अगर आप लोगों को हमारी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट सर्विस के बारे में ज़्यादा जानना है तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप ये वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए और अपने किसी अच्छे फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करिए। मैं मिलूंगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।